योगा विद प्रदीप सिंह के 13वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे प्राणायाम शुरू करने से पहले आपको अपने शरीर को, स्पेशली आपके लंग्स और आपके हार्ट को तैयार करना है, ताकि प्राणायाम से आपको कम से कम नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा फायदे हो। और क्या-क्या सावधानियां आपने बरतनी है, कौन-कौन से स्टेप्स और कौन-कौन से पैरामीटर्स आपने चेक करने हैं, ताकि आप ये चेक कर पाएँ कि आपका शरीर प्राणायाम करने के लायक है या नहीं? और अगर नहीं है, तो कैसे उसको प्राणायाम करने के लायक बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आपको ये समझना पड़ेगा कि प्राणायाम का मतलब क्या है? प्राणायाम का मतलब होता है प्राण को आयाम देना। यहाँ पे प्राण मतलब है प्राणवायु, प्राणवायु मतलब है ऑक्सीजन। और अगर आप ऑक्सीजन को प्रॉपर तरीके से इनहेल कर पाए, जिस तरीके से उसे इनहेल किया जाना चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रॉपर तरीके से एक्सहेल कर पाए, और अलग-अलग तरीकों से और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना और ऑक्सीजन को इनहेल करना ये सीख पाए, तो बस उसी प्रोसेस और उसी प्रक्रिया का नाम है प्राणायाम। तो 6 स्टेप्स में मैं आज का वीडियो आप लोगों को बताऊंगा। पहला स्टेप, अगर आप प्राणायाम करना चाहते हैं या आप प्राणायाम करते हैं और आपको ये लग रहा है कि प्राणायाम से अभी उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आपको कुछ चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है ब्रीदिंग पैटर्न। आपको अपना ब्रीदिंग पैटर्न चेक करना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे कि ये ब्रीदिंग पैटर्न क्या है? अध्याय 6 में अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, तो अध्याय 6 में मैंने ऑलरेडी बड़े डिटेल में ब्रीदिंग पैटर्न और डीप ब्रीदिंग के बारे में बताया है। तो प्लीज़ आप लोग जाके अध्याय 6 को देखिए और समझिए कि ब्रीदिंग पैटर्न क्या होता है। हाँ, यहाँ पे मैं आपको थोड़े शब्दों में ब्रीदिंग पैटर्न के बारे में बता देता हूँ। तो ब्रीदिंग पैटर्न का मतलब होता है जिस तरीके से आप ब्रीदिंग करते हैं, मतलब जिस तरीके से आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। अगर आप ब्रीद इन करते हैं और ब्रीद आउट करते हैं, अगर हम इसको एक काउंट मान लें, जैसे कि ये मैंने ब्रीद इन किया, ब्रीद आउट किया, तो अगर मैं इसको एक काउंट मान लूं, तो मुझे ये देखना है कि 1 मिनट में मैं कितने बार ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहा हूं। तो उस 1 मिनट में जितने बार भी आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे, वो नंबर होगा आपका ब्रीदिंग पैटर्न नंबर। जैसे कि ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, यू आर 2, ब्रीद इन ब्रीद आउट 3। तो ऐसे 1 मिनट में कितने बार आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, इससे डिसाइड होगा कि आपका ब्रीदिंग पैटर्न का काउंट कितना है। अगर आप 1 मिनट में 12 से कम बार ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, यानी कि आपका जो टोटल ब्रीद इन ब्रीद आउट का काउंट आता है, अगर वो 12 या 12 से कम आता है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में हाइपोवेंटिलेशन का इम्पैक्ट है। और अगर आपका ब्रीदिंग पैटर्न का काउंट 20 से ज़्यादा आता है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में हाइपर वेंटिलेशन का इंप्रेशन है। अब आप लोग बोलेंगे कि ये हाइपोवेंटिलेशन क्या है और हाइपर वेंटिलेशन क्या है? मैं समझाता हूँ। हालांकि अध्याय 6 में मैंने अच्छे से समझाया है, बट यहाँ पर भी मैं समझा देता हूँ। जब आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो आपकी बॉडी हाइपोवेंटिलेशन में कहलाती है। यानी कि अगर आपका ब्रेथ काउंट, आपका ब्रीदिंग पैटर्न का काउंट 1 मिनट में 12 से कम या 12 आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है।
अगर ऐसा होगा तो आपकी बॉडी एसिडिक हो जाएगी, आपकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां जगह लेने लगेंगी। कैसी बीमारियां? अनवांटेड फैट का एक्यूमुलेट होना, लो ब्लड प्रेशर होना, सुस्ती होना, लेजीनेस होना, मेंटली आप इंट्रोवर्ट होने लग जाएंगे। आप आपकी बॉडी में कफ का डोमिनेंस बढ़ जाएगा। कफ मतलब जैसे वात, पित्त और कफ, आयुर्वेदा में 3 प्रभाव होते हैं, तो कफ का प्रभाव बढ़ जाएगा। कफ का प्रभाव बढ़ जाएगा तो आपको सर्दी, जुकाम बड़े आराम से पकड़ लेगा। तो ये सारी बीमारियां हो सकती हैं अगर आपकी बॉडी में हाइपोवेंटिलेशन का इंप्रेशन है। इसके ऑपोजिट हाइपर वेंटिलेशन में क्या होता है? जब आपकी बॉडी हाइपर वेंटिलेशन में होती है तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऑक्सीजन का लेवल जब हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर उसके परिणाम क्या होंगे? आपकी बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ होंगे, रेस्टलेसनेस, लो फीवर, एंगर के इश्यूज़ होंगे, स्किन से रिलेटेड डिज़ीज़ हो सकती हैं जैसे कि पिंपल, बॉयल, रेड रैशेज़ हो सकते हैं, एक्जिमा, सोराइसिस। तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बालों का सफ़ेद हो जाना जल्दी। तो ये सब है हाइपर वेंटिलेशन के इंप्रेशंस। तो ना तो बॉडी हाइपोवेंटिलेशन में होनी चाहिए, ना ही बॉडी हाइपर वेंटिलेशन में होनी चाहिए। बॉडी का जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो मॉडरेट होना चाहिए। अब आपको पता कैसे चलेगा कि मॉडरेट क्या होता है? देखिए, आपने जब 1 मिनट में चेक किया कि आपका ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट 12 या 12 से कम आ रहा है, तो आपको पता चल गया कि आपकी बॉडी में हाइपोवेंटिलेशन का इंप्रेशन है। और अगर 20 से ज़्यादा आ रहा है या 20 आ रहा है, तो आपकी बॉडी में हाइपरवेंटिलेशन का इंप्रेशन है। तो अगर काउंट 13 एंड 14 आएगा तो ये बॉर्डर लाइन हाइपोवेंटिलेशन हो जाएगा, यानी कि आपकी बॉडी उतनी डेंजर में नहीं है, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो नॉर्मल में आ जाएगी। और अगर 18-19 होगा तो वो बॉर्डर लाइन हाइपरवेंटिलेशन हो जाएगा। ठीक है? तो ना तो हाइपोवेंटिलेशन अच्छा है, ना हाइपरवेंटिलेशन अच्छा है, ना बॉडी में ऑक्सीजन का ज़्यादा होना अच्छा है, ना कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होना अच्छा है। दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए अगर 1 मिनट में आपका काउंट 15, 16 और 17 आता है, तो वो बेस्ट ब्रीदिंग पैटर्न और बेस्ट ब्रीदिंग काउंट है। तो आपको अपना ब्रीदिंग काउंट 1 मिनट में 15, 16 और 17 के बीच में लाना है। ना तो 18, 19, 20 हो, ना 12, 13, 14 हो। 15, 16, 17 के बीच में लाएँगे तो यानी कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बैलेंस्ड है। तो ये तो हो गया ब्रीदिंग पैटर्न। तो अगर आप प्राणायाम करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना ब्रीदिंग पैटर्न समझिए। फास्ट है तो उसको मॉडरेट कीजिए, स्लो है तो उसको हाई करके मॉडरेट कीजिए। अब मॉडरेट कैसे होगा? कैसे आप अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को करेक्ट करेंगे? तो उसके लिए आता है हमारा सेकंड पॉइंट, डीप ब्रीदिंग। आपको डीप ब्रीदिंग सीखनी पड़ेगी। हो सकता है आप प्रॉपर तरीके से इनहेल ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर रहे हैं और इस वजह से आपकी बॉडी में अ, ऑक्सीजन का लेवल डाउन है। और हो सकता है आप प्रॉपर तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल नहीं कर रहे हैं और इस वजह से आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई हो जाएगा तो हाइपोवेंटिलेशन, जब ऑक्सीजन का लेवल हाई हो जाएगा तो हाइपरवेंटिलेशन। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन कैसे इनहेल की जाती है और प्रॉपर तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्सहेल की जाती है, ये सीखना पड़ेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप डीप ब्रीदिंग सीख सकते हैं। तो देखिए, प्रॉब्लम क्या है, बहुत से लोगों को तो ये ही नहीं पता है कि डीप ब्रीदिंग करें कैसे। और जो लोग योगा सीख रहे हैं उनको तो नहीं पता है, और बहुत से ऐसे योगा टीचर भी हैं जिनको खुद नहीं पता कि डीप ब्रीदिंग कैसे करनी है और कैसे करवानी है। तो यहाँ पे मैं आप सब लोग को बोलूँगा कि बिना डीप ब्रीदिंग सीखे प्लीज़ आप प्राणायाम मत ट्राई कीजिए, वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और तो और आपको नुकसान होगा। नुकसान कैसा? हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, लंग्स का कोलैप्स हो जाना, अस्थमा के इश्यूज़ हो जाना, बैक पेन हो जाना, हार्ट में ब्लॉकेज हो जाना, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है? तो अब मैं बताता हूँ कि डीप ब्रीथिंग कैसे होनी चाहिए। अगर आपको डीप ब्रीथिंग सीखनी है तो सबसे पहले आपको अपने एब्डोमिनल मसल पे फ़ोकस करना पड़ेगा। बिना एब्डोमिनल मसल की मदद के आप डीप ब्रीथिंग नहीं कर सकते और ना ही सीख सकते हैं। और कैसे डीप ब्रीथिंग करेंगे उसके लिए पहले मैं
उसका पहला हिस्सा बताता हूँ, इनहेल कैसे करेंगे ऑक्सीजन को। देखिए, जब आप ब्रीथ इन करें, जब ऑक्सीजन को इनहेल करें तो सबसे पहले ऑक्सीजन आपके पेट में जानी चाहिए और फिर चेस्ट के एरिया में जानी चाहिए। और जब आप एक्सहेल करें तो सबसे पहले चेस्ट खाली होनी चाहिए और फिर पेट खाली होना चाहिए। ठीक है? वैसे ही जैसे हम एक खाली बर्तन को भरते हैं, तो जब हम उसमें पानी डालते हैं तो पहले बर्तन नीचे से भरता है और फिर ऊपर भरता जाता है। और जब खाली करते हैं तो पहले बर्तन ऊपर खाली होता है और फिर नीचे खाली होता है। सेम चीज़ आपको ब्रीदिंग में अप्लाई करनी है। पहले एयर को नीचे भरना है और नीचे से ऊपर की ओर भरते जाना है और जब खाली करेंगे ऊपर से खाली करते जाइए और फिर नीचे खाली करते जाइए। ठीक है? तो क्या करेंगे? देखिए, एक साथ ये पॉसिबल नहीं होगा, तो टुकड़े-टुकड़े में करिए। पहले सीखिए एब्डोमिनल ब्रीदिंग, यानी कि पेट को कैसे फुलाया जाए और पेट को कैसे दबाया जाए। तो आपको क्या करना है, देखिए मेरे पेट का हिस्सा देखिएगा। तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग में क्या करना है, ब्रीथ इन करके पेट को ब्लो आउट करेंगे एंड ब्रीथ आउट करके पेट को दबाएंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ठीक है? फिर चेस्ट को करेंगे सेपरेटली। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। तो पहले आप इनको सेपरेटली सीखिए। पहले पेट को फैलाना और स्क्वीज करना। जब पेट को अच्छे से फैलाना और स्क्वीज करना सीख जाएंगे, फिर चेस्ट पे फोकस कीजिए। चेस्ट को अपलिफ्ट करना एंड ड्रॉप करना। यस, यहाँ पे मैं आपको समझा दूं, जब आप पेट को फुलाएंगे तो पेट को फुलाने और दबाने में आपको एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी लगानी है, यानी कि पेट को फैलाना है और दबाना है। बट जब आप चेस्ट को फुलाएंगे और दबाएंगे तो आपको अपलिफ्टिंग एंड ड्रॉपिंग की थ्योरी लगानी है। कैसे, ये देखिएगा। तो जब आप चेस्ट को फुलाएं तो चेस्ट को हल्का सा आपको 15 टू 20 डिग्री के एंगल पे उठाना है। ये देखिए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तो पेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी को फॉलो करेगा और चेस्ट अपलिफ्टिंग एंड ड्रॉपिंग की थ्योरी को फॉलो करेगी। और हल्का सा आप लोअर बैक से पुश ले सकते हैं चेस्ट को लिफ्ट एंड ड्रॉप करने में। आप याद रखिएगा, जब आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो डीप ब्रीदिंग में आप अपनी स्पाइन की भी मदद लेंगे। तो स्पाइन को आप थोड़ा सा फ्लेक्स भी कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत फ्लेक्स कर सकते हैं, जिससे आपकी चेस्ट को थोड़ा एक्स्ट्रा पुश मिल जाए फिल करने के लिए, और जब आप स्क्वीज करें तो एक्स्ट्रा पुश मिल जाए स्क्वीज करने के लिए। ठीक है? तो डीप ब्रीदिंग में सबसे पहले आप पेट को फुलाना और दबाना सीखेंगे, उसके बाद चेस्ट को फुलाना और दबाना सीखेंगे। जब दोनों को आपने सेपरेटली कर लिया, फिर इनको कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। कंबाइन कैसे? ब्रीद इन में क्या करना है, पहले नीचे का हिस्सा भरना है और फिर ऊपर का हिस्सा भरना है। तो कैसे भरेंगे, ये देखिए। ब्रीद इन, पेट भर दिया, आप चेस्ट को, ब्रीद इन। अब ब्रीद आउट में क्या करेंगे, पहले ऊपर का हिस्सा खाली फिर नीचे का हिस्सा खाली। अब मैं आपको पूरा बताता हूं करके। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तो ब्रीद इन में पहले पेट फूलेगा फिर चेस्ट, ब्रीद आउट में पहले चेस्ट खाली होगी फिर पेट। जब ये 1 2 2 1 का स्टेप आप कंप्लीट करेंगे तो आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन को इनहेल करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेगी। अब एक सवाल आता है कि पेट को क्यों फुलाएंगे। देखिए, इसके पीछे एक पूरा साइंस है। जब आप पेट को फुलाएंगे तो हमारे चेस्ट के जस्ट नीचे, हमारे रिबकेज के जस्ट नीचे एक ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। तो ये डायाफ्राम अप एंड डाउन मूव करता है। तो जब आप पेट को फुलाएंगे तो ये डायाफ्राम नीचे की ओर पुश होगा और जब आप पेट को दबाएंगे तो ये डायाफ्राम ऊपर की ओर पुश होगा। तो जब आप पेट को फुलाएंगे तो डायाफ्राम को नीचे पुश करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि होता क्या है, बहुत से लोग सोचते हैं कि डीप ब्रीथिंग का मतलब है चेस्ट को भर लेना और चेस्ट को खाली करना। जी नहीं, डीप ब्रीथिंग इनकम्प्लीट है बिना एब्डोमिनल मसल की मदद के। जब तक आप अपने एब्डोमिनल मसल की मदद नहीं लेंगे, डीप ब्रीदिंग इज इनकम्प्लीट। वो शैलो ब्रीदिंग है, ऊपरी ब्रीदिंग है, उस ब्रीदिंग का कोई फायदा नहीं है। तो अब मैं बताता हूँ रीजन कि क्यों पेट की जरूरत है। देखिए, जब आप पेट को फुलाएंगे
तो डायफ्राम नीचे आएगा और फिर जब आप चेस्ट को फुलाएँगे तो जो चेस्ट का नीचे का हिस्सा है, लंग्स का नीचे का हिस्सा है, जो शैलो ब्रीथिंग जब आप सिर्फ़ चेस्ट को फुलाते हो, दबाते हैं, उसकी वजह से फूल नहीं पाता है, वो भी फ़िल होने लगेगा और आपके लोअर पार्ट ऑफ द लंग्स पूरी तरह से भर जाएँगे, तो इससे लंग्स पूरे भर जाएँगे। तो देखिए पेट को फुलाया, डायफ्राम डाउन और फिर चेस्ट को फुलाया, पूरी चेस्ट को आप फुली फ़िल कर पाएँगे। और इसका उल्टा जब आप चेस्ट को खाली करते हैं, तो कुछ ऑक्सीजन लोअर पार्ट ऑफ द लंग्स में रह जाती है, लंग्स के कुछ हिस्सों में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रह जाती है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को फ्लश आउट करने के लिए आपको क्या करना है, जब आप पेट को दबाएँगे तो डायफ्राम ऊपर की ओर पुश होगा, तो वो लंग्स को एक्स्ट्रा पुश देगा, उसकी वजह से लंग्स अच्छे से खाली होंगे। तो इसके पीछे पूरी एक साइंस है। तो जब आपने पेट को फुलाया, डायफ्राम नीचे, लंग्स के लिए एक्स्ट्रा स्पेस और जब आप लंग्स को फुलाएँगे, तो लंग्स पूरे भरेंगे। फिर आपने लंग्स को खाली किया, तो कुछ हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड का रह गया, तो आपने पेट को दबाया, डायफ्राम ऊपर की ओर पुश हुआ, उसने लंग्स को एक्स्ट्रा पुश दिया और पूरी तरह से लंग्स खाली हो गए। तो डीप ब्रीदिंग में आपकी चेस्ट, आपका डायफ्राम, आपका एब्डोमिनल मसल, साथ में आपके स्पाइन, आपके इंटरकॉस्टल मसल और आपकी क्लेविकुलर मसल, ये सब जब मिलके काम करते हैं, तब जाके आप प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और प्रॉपर तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो ये है डीप ब्रीदिंग का सही तरीका। अब मैं आपको इसको एक बार करके दिखाता हूँ। ध्यान से देखिएगा। ये मैं बैठा सुखासन पे, तो ब्रीद इन, पहले पेट, फिर चेस्ट। पेट को एक्सपेंड किया था, चेस्ट को अपलिफ्ट किया। ब्रीद आउट, पहले चेस्ट खाली, फिर पेट खाली। ओके, अब इसको मैं ऑल टुगेदर करके दिखाता हूँ आप लोग को। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन को इनहेल करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना है। जब ऐसे आप ब्रीदिंग करेंगे तब जाके आपके बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन का इनहेलेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेलेशन होगा। इससे आपका ब्रीदिंग पैटर्न भी करेक्ट हो जाएगा। धीरे-धीरे जब आप डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे आपका ब्रीदिंग पैटर्न भी बैलेंस होने लगेगा। वो 15, 16, 17 के आसपास आने लगेगा और आपका ब्रीदिंग पैटर्न भी ठीक हो जाएगा। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी बैलेंस हो जाएगा। तो हाइपर वेंटिलेशन और हाइपो वेंटिलेशन से भी आपको इजाज़त मिल जाएगी। ठीक है? तो पहला तो हो गया, आप लोग को अपना ब्रीदिंग पैटर्न चेक करना है, उसको करेक्ट करना है। करेक्ट कैसे करेंगे? डीप ब्रीदिंग सीख के। डीप ब्रीदिंग कैसे करेंगे? पेट की मदद लेंगे, चेस्ट की मदद लेंगे, डायफ्राम का अप एंड डाउन होना समझेंगे, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी यूज़ करेंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा स्पाइन को फ्लेक्स ना करें, 10 टू 20% फ्लेक्सिबिलिटी स्पाइन की यूज़ करें, नहीं तो क्या होगा, बैक में पेन होने लगेगा। अगर बैक में पेन हो रहा है ज़्यादा फ्लेक्स करने की वजह से, तो उसको कम फ्लेक्स कीजिए। और मैराथन सिटिंग, ज़्यादा देर बैठने की वजह से बैक में पेन हो रहा है, तो धीरे-धीरे वो पेन की आपको आदत हो जाएगी। जब स्पाइन और जब शरीर को आदत हो जाएगी ज़्यादा देर बैठने की और प्राणायाम करने की, तो फिर वो पेन भी धीरे-धीरे चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा कवर होता है दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, डीप ब्रीथिंग। अब हम जाते हैं तीसरे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे।